Get Certified Together program is created by Technocofe, your free online knowledge sharing website based out in London. यहाँ बात नहीं हो रही है, जो एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय होगी उसकी बात हो रही है। वो एप्लीकेशन एंड यूज़र को आप सेल कर सकते हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल जीमेल एक क्लाउड एप्लीकेशन है। अब आपको क्या लगता है, जीमेल हम तो ऐप बोल देते हैं बिकॉज हम फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं ऐप को, बट वो ऐप कहीं ना कहीं तो किसी सर्वर पे तो डिप्लॉय होगी ना बैकएंड में। आप तो उसका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके साथ SaaS कंज्यूमर हो, बट वो एक क्लाउड एप्लीकेशन है। तो क्लाउड हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेट सर्टिफाइड टुगेदर सीरीज़। आज जो एपिसोड हम करेंगे उसमें मोस्टली मैं चीज़ें कवर करूँगा डोमेन 1 CCSP एग्ज़ाम की, उसके बारे में। जब हमने लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया था उससे लेके आज तक मैंने डोमेन 1 को पढ़ा है एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस उसके अराउंड मैंने प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स और क्वेश्चंस उसके अराउंड किए। तो डोमेन 1 पे मैंने पूरा फोकस किया। मेरे लिए पर्सनली डोमेन 1 बहुत इजी, बहुत तो नहीं बट हाँ काफ़ी इजी है बिकॉज मैं क्लाउड फील्ड में ऑलरेडी हूँ और डोमेन 1 क्लाउड बेसिक को ही कवर करता है। किसी भी एग्ज़ाम में होता ही है जनरली, पहला जो डोमेन होगा या पहला जो टॉपिक होगा वो बेसिक से स्टार्ट होता है। जैसे क्यूबरनेटिस का है तो वो बेसिक ऑफ क्यूबरनेटिस से स्टार्ट होगा। कंटेनर क्या है, कंटेनर क्यों आया, वर्चुअल मशीन से कैसे डिफर करता है, डॉकर और क्यूबरनेटिस में क्या फ़र्क है। सो सेम गोज़ फॉर CCSP एज वेल। इट स्टार्ट विद क्लाउड बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो क्लाउड बेसिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, क्लाउड सर्विसेज कैसी कैसी होती हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं ये वाली सेम चीज़ें मैंने पढ़ी थी आज से 7-8 साल पहले जब मैं क्लाउड में स्टार्ट कर रहा था। तो मेरे लिए बहुत ही ईजी रहा इसको रिवाइज़ करना। उसके बारे में बताऊँगा, थोड़ा सा CCSP एग्ज़ाम के बारे में भी बताऊँगा बिकॉज डोमेन 1 से लेके 6 डोमेन्स हैं और हर एक डोमेन में अलग अलग पार्ट कवर होता है। हर एक डोमेन की ऑफकोर्स वेटेज भी अलग अलग है, तो उस बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा। और एग्ज़ाम क्यों देना है वो भी बात कर सकते हैं, क्योंकि CCSP एग्ज़ाम मैं पर्सनली इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैं क्लाउड में ऑलरेडी हूँ। सिक्योरिटी जॉब या इन्फोसेक जॉब में भी मुझे डायरेक्टली मिले ना मिले, प्लस ऑफ कोर्स क्लाउड में अगर आप हो, क्लाउड से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, तो उसको सिक्योर कैसे करना है बहुत ही प्राइमरी आज की डेट में कंसर्न है हर जगह। पहले क्या था, सब कुछ डिप्लॉयमेंट ऑन प्रेम होती थी, सब डाटा सेंटर्स या सब जो सर्वर्स हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक डाटा सेंटर में लगते थे। बट जब हम क्लाउड बेस्ड इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट प्रोविजनिंग की बात करते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और पहला कंसर्न या सबसे बड़ा कंसर्न एक ये आता है कि क्लाउड सिक्योर है भी या नहीं। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि CCSP क्यों देना है और क्या इसकी नीड है और आपको कैसे फ़ायदा कर सकता है। मीन्स इफ़ यू आर इन क्लाउड साइड ऑफ थिंग्स ऑलरेडी तो आपको तो ऑफकोर्स फ़ायदा करेगा ही। क्लाउड और क्लाउड सिक्योरिटी तो हैंड इन हैंड जाते ही हैं। अगर आप क्लाउड साइड नहीं हो बट आप इन्फो सिक्योरिटी साइड हो, मीन्स यू आर ऑलरेडी इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी इंजीनियर, बट आपको क्लाउड सिक्योरिटी जानना है। क्योंकि अगर आप इन्फो सिक्योरिटी जानते हो, मे बी आप ट्रेडिशनल इन्फो सिक्योरिटी जानते हो, आप उस सिक्योरिटी को जानते हो जहाँ पे एक ट्रेडिशनल डाटा सेंटर था, नेटवर्क फायरवॉल लगे हुए थे, राउटर्स थे, डिफरेंट सर्वर पे एक एक मशीन पे एक एक सर्वर पे एक एप्लीकेशन चल रही थी। आप में भी उस सिक्योरिटी को वेल अंडरस्टूड, यू नो अबाउट दैट सिक्योरिटी एंड यू आर वेल वर्स्ड इन दैट। बट क्लाउड सिक्योरिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज नाउ यू आर डीलिंग विद मल्टी टेनेंसी। बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ क्लाउड पे अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं, क्लाउड की डिफरेंट सर्विसेज हैं। आपको पता नहीं है कि आपने जहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की है वो कौन सा सर्वर है, किसका सर्वर है, और किस अदर कस्टमर की या किस दूसरे यूज़र की वहाँ पे एप्लीकेशन या वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड है जहाँ पे आपकी भी वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड है। आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को आपकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इट साउंड्स स्केरी, राइट। कोई भी फिजिकल फायरवॉल नहीं है, कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट नहीं है, सब कुछ वर्चुअलाइज्ड है।
आपको अगर सिक्योरिटी रूल्स बनाने हैं तो आपको वर्चुअल एंट्री करनी है, कहाँ पे हो रही है वर्चुअल एंट्री, को AWS कंसोल क्या है, एज्योर पोर्टल एकदम अलग दिखता है, GCP का कंसोल एकदम अलग है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड अगर आप इन्फो सिक्योरिटी में हो और आप क्लाउड सिक्योरिटी में जाना चाहते हो देन ऑफ कोर्स CCSP आपके लिए भी है। मतलब इसको आप करोगे तो आप क्लाउड सिक्योरिटी दोनों के बारे में आपको अच्छा आइडिया लग जाता है। सो दैट्स द होल क्रक्स। मैं चाह रहा था कि ये चीज़ मैं एड ब्रेक के बाद कवर करूं, बट सीम्स लाइक मैंने ऑलरेडी अभी ही इतना कुछ बता दिया अबाउट व्हाई यू शुड बी गोइंग टू दिस सर्टिफिकेशन। तो CCSP का सारा पॉइंट है ही है। इससे पहले हम डोमेन पे जाएं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद हम डोमेन वाइज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कितनी डोमेन्स है और क्या क्या कवर होते हैं, और उसके अलावा डोमेन 1 में क्या क्या चीज़ें हैं और क्लाउड का बेसिक वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हर एक सब टॉपिक थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डोमेन 1 में क्या है। ऑलराइट, वेलकम बैक। डोमेन 1 की जब बात करते हैं हम पहले से, मतलब अब मैं सिलेबस उठा लेता हूँ, तो डोमेन 1 का नाम ही है क्लाउड कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। अब नाम से ही पता लग रहा है, मीन्स इट्स बेसिक ऑफ क्लाउड। तो इसमें जो चीज़ें कवर होंगी वो है क्लाउड रेफरेंस आर्किटेक्चर, सर्विस कैटेगरीज, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स लाइक पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, बहुत कॉमन टर्म्स है, आपने भी सुनी होगी अगर आप क्लाउड या क्लाउड साइड कुछ भी काम अगर कर रहे हो। आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स रेलेवेंट टू क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये थोड़ा सा देखो, आप लिंक कर रहा है, पहले क्लाउड बेसिक था, फिर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुआ। तो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होंगे? क्रिप्टोग्राफी, एक्सेस कंट्रोल, IAM, डाटा सिक्योरिटी। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है CCSP के जो पूरा सिलेबस है या CCSP का जो सर्टिफिकेशन है उसकी टॉपिक्स रिपीट बहुत होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा डोमेन 1 में, तो क्रिप्टोग्राफी, एक्सेस कंट्रोल, डाटा सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें अभी आ रही हैं। यही चीज़ें डिटेल में बाद के डोमेन्स में आएंगी। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज डोमेन 1 में जो चीज़ें कवर हैं वो बेसिक्स हैं, उन्हीं का इलेबोरेशन डोमेन 2 से लेके डोमेन 6 में है। तो आप मतलब ये नहीं कर सकते कि डोमेन 1 पढ़ा अब चलो डोमेन 2 में कुछ नया आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। डोमेन 1 का ही एक्सटेंशन डोमेन 2 है, डोमेन 3 है, डोमेन 4 है। सो अगर बेसिक क्लियर नहीं होगे तो वो डोमेन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, और अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया और सोचा कि यार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो ये बेसिक वाले ही आएंगे, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली वो लिंक्ड है बहुत ही डिटेल टॉपिक से जो डोमेन 2 से डोमेन 6 में है। तो इसलिए आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते हो। और क्या क्या होगा डोमेन 1 में? सिक्योर डेटा लाइफ साइकिल, बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी, BCDR, कॉस्ट बेनिफिट ऑफ क्लाउड, क्लाउड का क्या बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, और क्या उसका साइड इफेक्ट है, बिकॉज कॉस्टिंग इज़ अ बिग थिंग और क्लाउड बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप उसको कंट्रोल में यूज़ ना करो। सो उससे रिलेटेड चीज़ें भी एज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर यू शुड नो, बिकॉज क्यों जाननी है हमें? मतलब यार इंजीनियर डिप्लॉय कर रहा है ना IT वाला, उसको पैसा तो उसका लग रहा है, मैं सिक्योरिटी इंजीनियर को मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बट सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वो भी क्लाउड में पेड होते हैं। तो अगर आप नेटवर्क फायरवॉल यूज़ कर रहे हो या आप कुछ सजेशन दे रहे हो कि ये पर्टिकुलर टाइप के नेटवर्क से ही ट्रैफिक जाना चाहिए और ये एंड पॉइंट्स यूज़ करो, ये स्पेसिफिक डायरेक्ट प्राइवेट लिंक्स AWS में बोलते हैं वो यूज़ करो ट्रैफिक सेंड करने के लिए, वो ज़्यादा सिक्योर है, बट उसका पैसा लगता है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे और वो चल जाएगा कि भाई हाँ ये लगा दो वो लगा दो, ऐसा नहीं होता। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट या कॉस्टिंग भी बहुत देखनी पड़ती है क्लाउड के अंदर। तो डोमेन 1 में ये सब चीज़ें कवर होंगी। डोमेन 2 है क्लाउड डाटा सिक्योरिटी स्पेसिफिक, उसमें कवर हो गया डाटा को कैसे सिक्योर करना है। अब क्लाउड डाटा सिक्योरिटी का जो डोमेन 2 है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पर्सनली मुझे लगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत है, बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं कि डाटा को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। और एक टाइम के बाद ये लगता है कि यार कर लो ना यार सिक्योर, मतलब क्या बार बार सेम चीज़ बोल रहे हैं, एनक्रिप्ट करो, कर लो सिक्योर एनक्रिप्शन, लेकिन क्या क्या माइनर डिफरेंस है डिफरेंट एल्गोरिदम में, टोकनाइजेशन और मास्किंग में क्या डिफरेंस है, दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं सुनने में। आई मीन ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है। तो क्लाउड डाटा सिक्योरिटी इज़ अ बिग टॉपिक, इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एंड इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है ऑब्वियसली। तो इसमें कवर होगा डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा डिस्कवरी, डाटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम, ये सब टॉपिक्स आएंगे।
डेटा रिटेंशन पॉलिसीज़, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेटा, तो डेटा लाइफ साइकिल एक टॉपिक है वो कवर होगा। तो ये होगा क्लाउड डेटा सिक्योरिटी में। क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रा सिक्योरिटी में फिर से आ जाएगा क्लाउड कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था। तो मैंने बताया ना कि डोमेन 1 को एक्सटेंड किया हुआ है हर जगह। तो डोमेन 3 में फिर से हम थोड़ा सा क्लाउड, कैसे वर्चुअलाइजेशन वर्क करता है, कैसे क्लाउड बनता है, क्या क्या उसके रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूट क्या है, स्टोरेज क्या है, फिर उससे रिलेटेड डीप डाउन हम जाएंगे सिक्योरिटी टॉपिक्स में। तो रिस्क एसोसिएटेड क्या हो सकते हैं क्लाउड इंफ्रा से, और क्या क्या आप काउंटर मेजर स्ट्रेटजीज लगा सकते हो, डिज़ाइन और प्लान कैसे कर सकते हो सिक्योरिटी कंट्रोल, तो वो सब कवर होगा क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में। बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिज़ास्टर रिकवरी बहुत बड़ा टॉपिक है और वो भी कवर होगा इसी पार्ट में। तो डोमेन 3 फिर से थोड़ा सा ऐसा है जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड मैं काम कर ही रहा हूँ। तो वो डोमेन 3 भी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली अगर आप क्लाउड में ऑलरेडी हो। डोमेन 4 आता है क्लाउड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब ये भी मतलब मुझे पर्सनली क्लाउड एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज ऐप सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेटली वो भी आपको पता होनी चाहिए। एज ए क्लाउड इंजीनियर आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो डेवलपर बना रहा है, ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहा है, मेरे को क्या करना है, एप्लीकेशन क्या चल रही है। ऐसा नहीं होता, आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी पार्ट भी कवर करना चाहिए। देन ओनली यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड बेटर, लाइक इफ़ यू आर इन अ मीटिंग जहाँ पे एप्लीकेशन साइड से कोई बंदा है, कोई बंदा इन्फो सिक्योरिटी साइड से है, कोई बंदा है ऑडिटिंग साइड से, और आप एज ए क्लाउड इंजीनियर या आप एज ए क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर वहाँ बैठे हो उस टेबल पे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये सोर्स कोडिंग या फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, डेवऑप्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स वाई एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। उसमें क्या आएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आएगा, बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस, थ्रेट मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस एंड वैलिडेशन, क्रिप्टोग्राफी, सैंडबॉक्सिंग और सिंगल साइन ऑन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंगल साइन ऑन हम यूज़ करते ही हैं, तो सिंगल साइन ऑन आएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगेन कुछ चीज़ें एक्सेस कंट्रोल की जो क्लाउड डोमेन 1 में हम पढ़ेंगे, डोमेन 4 में फिर से आ जाएंगी। सो दैट्स व्हाट विल बी कवर्ड इन डोमेन 4। डोमेन 5 में आएगा क्लाउड सिक्योरिटी ऑपरेशन। अब ये फिर से डोमेन 2 के बाद दूसरा मुझे सबसे घटिया टॉपिक लगता है, क्योंकि ऑपरेशन जहाँ वर्ड आ गया, मैंने 5 साल ज़िंदगी के बर्बाद किए ऑपरेशन में। मतलब बर्बाद तो नहीं बोल सकता, बट काम किया है उसमें, और जो नींद ख़राब होती है और जो परेशानियाँ होती हैं ना ज़िंदगी में, वो ऑपरेशन वाले बेचारे झेलते हैं। तो ऑपरेशंस मतलब नाम सुनते ही मुझे तो रूह काँप जाती है, और ऐसे सनी देओल टाइप मुट्ठियाँ जकड़ लेता हूँ मैं कि ऑपरेशन तो नहीं करना, बट करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। तो क्लाउड सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है उसमें जो चीज़ें कवर होंगी वो होंगी अराउंड ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट जो टास्क होते हैं। तो डे 1 डे 2 बहुत जगह वर्ड यूज़ करते हैं, मुझे पर्सनली मैं बहुत जगह यही वर्ड यूज़ करता हूँ जब भी मीटिंग्स में होता हूँ, डे 1 डे 2। तो डे 1 डे 2 वाली चीज़ें सब आ जाएंगी। डे 0 क्या होगा, जब आपने प्रोविजनिंग की है, आपकी कोई एप्लीकेशन या आपका इंस्टॉलेशन कुछ हुआ है वर्चुअल मशीन्स का या प्लेटफॉर्म का। डे 1 डे 2 उसको मेंटेन और मैनेज करना, तो उसमें आ गया आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, उसमें आ गया आपका चेंज कंट्रोल आ गया, एंड फिजिकल एंड लॉजिकल सेग्रीगेशंस आ गए उसमें। एक्सेस कंट्रोल ऑफ कोर्स रिमोटली इंजीनियर आज की डेट में रिमोटली बैठ के मैनेज करते हैं, तो रिमोट एक्सेस कैसे आप देंगे उस ऑपरेशनल इंजीनियर को, उनकी प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बिकॉज ऑपरेशन इंजीनियर को तो भैया रूट राइट्स चाहिए, उनको तो कुछ भी रिस्टार्ट करना पड़ सकता है इमरजेंसी में, बट हर किसी को तो दे नहीं सकते। तो प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट भी इसमें कवर हो जाएगा। देन अगर कुछ हो गया, मतलब कुछ हो तो सकता ही है ना, ऑपरेशन का मतलब तो यही है कि फॉल्ट होगा आज नहीं तो कल, तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा इसमें, और कैसे आप कुछ इशू अगर होता है या कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती हैं या आप डे टू डे ऑपरेशंस में कुछ इशू होते हैं तो कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, वो सब आएगा आपका क्लाउड सिक्योरिटी ऑपरेशंस में कवर होगा। डोमेन 6 जंपिंग बैक टू मिक्स टॉपिक, थोड़ा सा मुझे पसंद है, थोड़ा सा नापसंद है। लीगल रिस्क एंड कंप्लायंस। अब इसमें क्या है, इसमें थ्योरी है, सारी जो आपने टेक्निकल चीज़ें पढ़ी थी वो बाहर फेंक दो, दीवार के अपने घर के बाहर फेंक दो, पूरी थ्योरी है इसमें। और इसमें आएंगी वो सब टर्म्स जो अगर मेरे जैसे अगर टेक्निकल साइड जो इंटरेस्ट रखता है उसको बहुत घटिया लगती है सुनने में, तो
कंप्लाइंस क्या होता है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स क्या क्या है, PCI DSS क्या क्या है, ISO 27001 क्या है, किसका क्या रोल है क्लाउड सिक्योरिटी में या जनरिक इंफो सिक्योरिटी में, गैप एनालिसिस, ऑडिट प्लानिंग, पॉलिसीज़, ये सब चीज़ें आएंगी। स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे बनानी है, SLA क्या होता है क्लाउड और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड यूज़र के बीच में। ये सब चीज़ें आपकी कवर होंगी इस डोमेन 6 में। तो डोमेन 6 थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है और बट अगेन क्योंकि CCSP का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पढ़ना पड़ेगा ही, तो वो सब चीज़ें आपकी कवर होंगी डोमेन 6 में। ओके, तो अब आपको आइडिया लग गया है कि हर डोमेन में क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे और पूरा जो CCSP एक एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या उस सिलेबस में कितनी वेटेज है हर एक डोमेन की। तो अब डोमेन 1 स्टार्ट कर लेते हैं। तो डोमेन 1 का जो पहला जो टॉपिक है वो है नोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब सिंपल सी बात है, क्लाउड सिक्योर करना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स तो हमें जानने ही पड़ेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपके सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो क्लाउड वर्ल्ड में या क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ल्ड में डे टू डे यूज़ होते हैं। अगर आप ऑलरेडी क्लाउड से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर इन क्लाउड इंफ्रा पे आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको ये सब टर्म्स पता ही होंगे, बट मैं जल्दी से कुछ जो कॉमन टर्म्स है और जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगी वो मैं बता देता हूँ। पहली है क्लाउड एप्लीकेशन। अब क्लाउड एप्लीकेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ बात नहीं हो रही है, जो एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय होगी उसकी बात हो रही है। वो एप्लीकेशन एंड यूज़र को आप सेल कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल जीमेल एक क्लाउड एप्लीकेशन है। अब आपको क्या लगता है, जीमेल हम तो ऐप बोल देते हैं बिकॉज हम फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं ऐप को, बट वो ऐप कहीं ना कहीं तो किसी सर्वर पे तो डिप्लॉय होगी ना बैकएंड में। आप तो उसका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके सास कंज्यूमर हो, बट वो एक क्लाउड एप्लीकेशन है। तो क्लाउड ऐप वो हो गया। फिर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स बहुत तरह के होते हैं बिकॉज ऑफकोर्स क्लाउड एक बहुत ही वाइड टर्म है, बट सेम तरह का क्लाउड हर जगह नहीं चलता है। सो डिफरेंट टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, उनके बारे में और डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। बट बेसिकली आप ये जान सकते हो कि जो 4 जो मेन है वो हम यूज़ करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड और कम्युनिटी। प्राइवेट नाम से ही पता लग रहा है कोई ऐसा क्लाउड जो प्राइवेट किसी कंपनी ने अपने इंटरनल यूज़ के लिए सेटअप किया है। सिंपल सी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है ऐसा। और बहुत सारे ओपन सोर्स या एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाउड सर्विसेज डिप्लॉय करती हैं ऑन प्रेम पे, तो हम ऑन प्रेम भी एक टर्म यूज़ कर लेते हैं प्राइवेट क्लाउड के लिए। फिर पब्लिक क्लाउड है विच इज़ AWS एज्योर, जो जनरली हम अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप्स कहीं से भी हम ओपन कर सकते हैं। हमें एक GUI मिल जाता है जिससे हम उस क्लाउड को एक्सेस करते हैं और हमें नहीं पता वो कहाँ है सर्वर, कहाँ डाटा सेंटर है, सब कुछ AWS या एज्योर मैनेज कर रहा है। हम उसके बस एक क्लाउड कंज्यूमर हैं। यहाँ से टर्म आ गई है क्लाउड कंज्यूमर। क्लाउड कंज्यूमर जो क्लाउड के यूज़र्स होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आपने अपने लिए टेस्टिंग के लिए कोई इन्वायरमेंट बनाया है, AWS अकाउंट बनाया है, तो आप क्लाउड यूज़र हो सकते हो, वो क्लाउड यूज़र्स हो गए। अब एक और क्लाउड होता है जिसमें हम बोलते हैं हाइब्रिड, जो कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वो कहाँ हम यूज़ करेंगे, जैसे आपकी कोई सिक्योर, हाईली सिक्योर एप्लीकेशन है, वो आप चाहते हो कि आपकी ऑन प्रेम या प्राइवेट डाटा सेंटर में रन करें, लेकिन कुछ कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस भी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर आपका कोई डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने डाटा सेंटर में कन्फाइन करके रखना है, बट आप बहुत सारी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी यूज़ करना चाह रहे हो बिकॉज ऑफकोर्स हर चीज़ तो प्राइवेट डिप्लॉय करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बिकॉज आपको उसके लिए इंजीनियर्स रखने पड़ेंगे। तो उस केस में हम हाइब्रिड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। हम पब्लिक क्लाउड पे कुछ सर्विसेज रन करेंगे, प्राइवेट क्लाउड पे कुछ सर्विसेज रन करेंगे और दोनों क्लाउड को हम कनेक्ट करा देंगे साइट टू साइट VPN या बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के। उसका यूज़ करके हम एक बहुत ही बड़ा एक क्लाउड का सेटअप बना लेंगे जिसमें कुछ सर्विसेज होंगी प्राइवेट पे, कुछ सर्विसेज होंगे पब्लिक पे, तो वो हाइब्रिड हो जाएगा। एक और होता है कम्युनिटी क्लाउड, जो जनरली यूज़ करते हैं जो नॉन प्रॉफिट तो नहीं, बट जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एंटिटीज़ जो जिनके पास उतना बजट नहीं है और इतना कोई उनका ऐसा कोई एंटरप्राइज लेवल यूज़ केस भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है या 3-4 यूनिवर्सिटी मिलके अपना एक
क्लाउड सेटअप कर लेंगी, अपना एक डाटा सेंटर सेटअप कर लेंगी, सब अपना अपना थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, किसी एक यूनिवर्सिटी के प्रमाइस पे उसका डाटा सेंटर लगा देंगे और वो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ उसको यूज़ कर लेंगी उस डाटा सेंटर को। वो होता है कम्युनिटी क्लाउड। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अलावा एक होता है क्लाउड सर्विस मॉडल। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस तो बहुत बड़ा है बट बहुत बार ट्रिकी हो जाता है, स्पेशली अगर आप न्यू हो क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो सर्विसेज और डिप्लॉयमेंट मॉडल में कंफ्यूजिंग हो जाता है। सर्विसेज की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ है कि आप क्लाउड की किस लेयर को यूज़ कर रहे हो। अगर आप पुराने टेक्निकल फील्ड में हो तो आपने पढ़ा होगा OSI या TCP/IP एक मॉडल होता है नेटवर्किंग में। तो ऐसे ही क्लाउड में भी एक लेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेयर कहाँ से शुरू होगी? बॉटम पे होगा सर्वर, फिजिकल सर्वर, उसके ऊपर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप डाल दोगे क्लाउड इंफ्रा या क्लाउड वर्चुअलाइजेशन लेयर, उस वर्चुअलाइजेशन के ऊपर आप डाल सकते हो एप्लीकेशन अपनी। तो ये एक सिंपल सा एक स्टैक बन जाता है। अब कौन सा इस पूरे स्टैक का कौन सा लेयर या कौन सा पार्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज और प्रोवाइड कर रहा है और कौन सा पार्ट क्लाउड कंज्यूमर ओन कर रहा है, वहाँ पे सारा ये सर्विस मॉडल का खेल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो कि सबसे बेसिक सर्विस मॉडल होता है, जो जनरली काफ़ी मतलब मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज़ होता है। उसमें क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तक का जो पार्ट है, दैट इज़ आपका जो फिजिकल हार्डवेयर और उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन लेयर, उतना पार्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करेगा। क्लाउड कंज्यूमर उसके ऊपर अपना वर्चुअल मशीन बनाएगा खुद से। उस वर्चुअल मशीन में क्या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है वो क्लाउड यूज़र डिसाइड करेगा। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उस वर्चुअल मशीन के अंदर क्या एप्लीकेशन यूज़ करनी है, उसकी पैचिंग कैसे करनी है, क्या क्या सिक्योरिटी ग्रुप्स में कौन कौन से पोर्ट ओपन कर रहे हैं, कुछ वल्नरेबिलिटी हुई या कुछ उस एप्लीकेशन में इशू हुआ तो कौन हैंडल करेगा, ये सब क्लाउड यूज़र की या क्लाउड कंज्यूमर की ओनरशिप आ जाएगी। तो वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सेकंड होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसमें एक प्लेटफॉर्म क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको दे देगा। अब वो प्लेटफॉर्म क्या होगा कि जैसे वर्चुअल मशीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बना के देगा, उस वर्चुअल मशीन के अंदर OS भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डाल के देगा, उसकी पैचिंग सब कुछ वो मैनेज करेगा। आपको एज एंड यूज़र बस वो OS मिल जाएगा, उस OS का एक्सेस मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसके अंदर फिर आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। जनरली जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ये वाली सर्विस यूज़ करती हैं, बिकॉज उनको ओवरहेड नहीं लेना कि हम वर्चुअल मशीन खुद बनाएं या ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डालें उसमें। उनका मेन रोल क्या है? उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उस प्लेटफॉर्म को वो एक्सेस करके अपना टेस्टिंग या अपना डेवलपमेंट वर्क वो कर सकते हैं। लास्ट हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो मैंने जीमेल का एग्जांपल आपको दिया था। जो जीमेल है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, बिकॉज एज ए एंड यूज़र आप क्या कर रहे हो? आप बस वो एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन से, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हो और एक्सेस कर रहे हो। एप्लीकेशन का क्या कोड है, क्या उसकी पैचिंग लेवल है, कौन सा वर्जन वो यूज़ कर रही है, आपको कुछ मतलब नहीं है। वो सब जीमेल या गूगल, जो भी वो ऐप का ओनर है, वो डिसाइड कर रहा है, वो आपके लिए मैनेज कर रहा है। सो एज अ क्लाउड यूज़र यू आर ओनली एक्सेसिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम योर रिमोट डिवाइस। तो वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सर्विस मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल में थोड़ा ध्यान देना है कि हमें इन दोनों में डिफरेंस होता है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिप्लॉयमेंट मॉडल पूछा गया या सर्विस मॉडल पूछा गया, उसके बेस पे फिर हम आंसर कर सकते हैं। एक और जो बहुत कॉमन टर्म यूज़ होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में वो होती है पोर्टेबिलिटी, और एक टर्म होती है इंटरऑपरेबिलिटी। दोनों बहुत ही वाइडली रिकॉग्नाइज्ड और वाइडली यूज टर्म्स हैं। ध्यान देना है इनमें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है और मुझे खुद बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगर कोई ऐसे मतलब उठा के सीधा पूछ ले कि पोर्टेबिलिटी क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है कि अगर आपकी एप्लीकेशन है, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय की है, वो चल रही है प्राइवेट क्लाउड पे या वो चल रही है AWS पे। अगर AWS को कुछ हो गया, या फिर अगर कल को वो एप्लीकेशन जो आपने डिप्लॉय या बनाई है वो कोई ऐसी सर्विस यूज़ करना चाह रही है जो एज्योर पे मिलती है, तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे एज ए ऐप ओनर कि आप वो एप्लीकेशन उठा के AWS से एज्योर पे डाल दो, बट एज्योर उसको सपोर्ट करेगा उस एप्लीकेशन को? वो भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो वो जो मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स या मल्टीपल डिप्लॉयमेंट पे आप अपनी एप्लीकेशन को मूव कर सकते हो,
उसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। ये जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है बिजनेस कंटिन्यूटी के टर्म्स में। अगर आपकी एप्लीकेशन, सपोज आपने एक एप्लीकेशन AWS पे डाल दिया, बहुत रेयर सिनेरियो है, बट कल को AWS डाउन हो गया या AWS का एक्सेस डाउन हो गया, आपकी एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है, आप उसका एक और वर्जन आप डाल सकते हो, एक और रेप्लिका डाल सकते हो एज्योर पे। सो आपका एप्लीकेशन, बट उसको सपोर्ट करना चाहिए एप्लीकेशन को कि वो इंटरऑपरेबल हो, वो मतलब AWS पे भी चले और एज्योर पे भी चले। पोर्टेबिलिटी क्या है, उसी पूरे सिनेरियो से रिलेटेड चीज़ है, बट यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा की। तो जो आपका डेटा है वो अगर प्राइवेट क्लाउड पे है या वो अगर AWS पे है, उसको आप कितनी ईजिली और कितना कंफर्टेबली आप एक क्लाउड सोल्यूशन से दूसरे क्लाउड सोल्यूशन में मूव कर सकते हो। सो आपका डेटा की जहाँ बात होगी वहाँ पे हम बात करेंगे पोर्टेबिलिटी की। इंटरऑपरेबिलिटी कहाँ आएगा, जहाँ एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी है और मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो ये थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है। ओके, जब हम ये सारी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग जो एक टेक्नोलॉजी है या क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट्स है, क्लाउड सर्विसेज है, उन पे काम करने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं, राइट। मीन्स एक क्लाउड इंजीनियर सब कुछ नहीं कर सकता। तो क्लाउड कंप्यूटिंग रोल्स भी बहुत ही वेल डिफाइंड होते हैं, वो मतलब हर चीज़ के वेल डिफाइंड होते हैं। आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक आर्किटेक्ट होगा, एक डे टू डे ऑपरेशनल इंजीनियर होगा। तो हर टेक्नोलॉजी में आपके डिफरेंट जो होंगे वो रोल्स होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी मेक सेंस वो रोल है, लेकिन CCSP में ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है डोमेन 1 में, विच इज़ डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग रोल्स। तो सबसे पहला हम अगर बात करें तो एक हो गया क्लाउड ऑडिटर, जो आपके क्लाउड सॉल्यूशन को ऑडिट करेगा। और आपने, अगर आप सपोज क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो आप PCI DSS कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो रिकमेंडेशन आती हैं उस गाइडलाइंस में या उस फ्रेमवर्क में वो आपने इम्प्लीमेंट की है या नहीं की, वो क्लाउड ऑडिटर का काम है। फिर एक होता है क्लाउड सर्विस ब्रोकर। अब क्लाउड सर्विस ब्रोकर कहाँ आता है कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट AWS से डील कर सकते हो, मीन्स ऑफकोर्स कोई आपको रोक नहीं रहा, बट जैसे आप रियल एस्टेट कोई भी बाय कर सकता है, जाके घर अपना कोई भी बाय कर सकता है, बट स्टिल हम कई बार ट्राई करते हैं कि किसी ब्रोकर के पास जाएं और ब्रोकर हमें बेटर डील दिला दे, या ब्रोकर के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी उसकी कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो हमें बस ब्रोकर से बात करनी है। तो सेम क्लाउड में भी ब्रोकर्स होते हैं, क्लाउड सर्विस ब्रोकर्स, जो एंटरप्राइजेज होती हैं, छोटी कंपनी होती हैं या बड़ी भी कंपनी हो सकती है, और उसका फर्दर फिर वो क्लाउड सर्विसेज सेल करते हैं AWS एज्योर के बिहाफ पे। आप एज ए एंड यूज़र उस ब्रोकर से डील करोगे और ब्रोकर फर्दर फिर आपको सर्विसेज दिलवाने में हेल्प करता है। तो क्लाउड सर्विस ब्रोकर सेम है जैसे हमारा प्रॉपर्टी डीलर होता है। फिर हमारा आता है क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, जो कि हम मैं मतलब हम क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रही है। क्लाउड सर्विस पार्टनर भी एक टर्म होती है, जहाँ पे आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप करते हो सॉल्यूशन डिप्लॉय करने के लिए, या कोई सर्विसेज हैं, कोई एप्लीकेशन है, आप पार्टनरशिप करके, या थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं जिनके साथ आप मिल के कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, तो वो क्लाउड सर्विस पार्टनर्स होते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ कोर्स AWS एज्योर, ये सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो हम सब क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं एज ए यूज़र या कंज्यूमर, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें वो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये मेन क्लाउड कंप्यूटिंग रोल्स है जिनके बारे में बार बार बात होगी हर एक डोमेन में। अब फिर से वो बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डोमेन 1 में जो टॉपिक्स हैं वो डोमेन 2, 3, 4, 5, 6 तक बार बार रिपीट होंगे, बार बार उनका कहीं ना कहीं आपको एक लिंक मिलेगा या फिर उसमें बताया जाएगा कि हमने डोमेन 1 में देखा था। क्योंकि मैं डोमेन 6 तक ऑलरेडी अपनी इंग्लिश वाली जो पॉडकास्ट सीरीज़ है वो फिनिश कर चुका हूँ, तो मुझे मतलब 50th एपिसोड तक आते आते ये रियलाइज़ हो गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑलरेडी पिछले एपिसोड में या किसी एपिसोड में कवर कर चुका हूँ, मुझे याद है अच्छे से, बट वो फिर से आ रही हैं, लेकिन और डिटेल में आ रही है। तो हमें भी मतलब एज ए हिंदी सीरीज़, इसलिए मैं अपफ्रंट आप लोगों को बता सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वही आएंगी बाद में। ओके, लास्ट टॉपिक इस एपिसोड का हम आज कवर कर लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये अराउंड 28 मिनट्स का हो गया है। तो बहुत लंबा एपिसोड मैं जनरली बनाना प्रेफर भी नहीं करता हूँ, 30 मिनट्स तक किसी की बात सुनना बहुत टफ होता है, तो ज़्यादा खींचूंगा नहीं इस एपिसोड को। लास्ट टॉपिक आज का मैं कवर कर लेता हूँ डोमेन 1 से, वो है की क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिर से
जो क्लाउड में भी एंट्री करना चाह रहे हैं, जिनको क्लाउड टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, क्लाउड के बारे में भी जानना शुरू कर रहे हैं, किसी और फील्ड से आए हैं, ये वाला जो टॉपिक है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, हर जगह आते हैं। मतलब आज से 10 साल पहले जब मैंने पहला ज़िंदगी का क्लाउड सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दिया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें भी ये था, आज तक ये है और पता नहीं कब तक चलेगा। बट ये टॉपिक ऐसा है जो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, हर जगह क्लाउड की जहाँ बात होती है इनका नाम आ जाता है। 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं टोटल। पहला है ऑन डिमांड सर्विस, सेकंड ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, थर्ड है रिसोर्स पूलिंग, फोर्थ रैपिड इलास्टिसिटी और फिफ्थ मेजर्ड सर्विस। अब एक एक करके सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। क्लाउड का जो सिंपल जो यूज़ केस था, जो आया था जब भी अमेजन ने या AWS ने, अमेजन वेब सर्विसेज ने जब सेल करना शुरू किया था क्लाउड सॉल्यूशन, उनका खाली एक ही मोटिव था कि कोई भी यूज़र या कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी इंजीनियर है जिसको अपनी कुछ टेस्टिंग करनी है, या इंटरनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपर्स हैं, उनको एक इंफ्रा चाहिए जिसमें उनको कुछ टेस्टिंग इन्वायरमेंट या कुछ क्रिएट करना है, वो इंटरनली आईटी को एक टिकट रेज करते थे पहले, आज भी करते हैं, लेकिन पहले भी ऐसा होता था कि एक आईटी को टिकट जाती थी, उस टिकट में सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, फिर आईटी एक मतलब उस ज़माने की बात करें जब क्लाउड नहीं था तो कहीं से सर्वर ऑर्डर होता था। अगर सर्वर मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा सेंटर में कैपेसिटी नहीं है तो एक नया सर्वर ऑर्डर होता था। वो सर्वर आता था 3-4 महीने में, उसकी केबलिंग नेटवर्किंग सब सेटअप होती थी। उसके बाद कहीं जाके जब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब डल गया, तब कहीं जाके वो एंड यूज़र को एक्सेस करने के लिए मिलता था। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है, वो बोलता है कि जब आपको चाहिए, आपको खुद से, आप बस एक रिक्वेस्ट रेज करो, वो खुद से आपको मिल जाएगा, या आप खुद से आप कन्फिगर कर सकते हो। खुद से मिल जाएगा तो मतलब गलत टर्म है ऑब्वियसली, आप खुद से कन्फिगर कर सकते हो, आई थिंक बेटर है। तो जैसे आपको एक वर्चुअल मशीन चाहिए जिस पे सेंटोस डलाओ या जिस पे रेल डलाओ, विंडोज़ डलाओ, आप वो वर्चुअल मशीन खुद जाके क्रिएट कर सकते हो कंसोल से। तो AWS है या एज्योर है, GCP है, ये सब एक अच्छी सी GUI आपको देते हैं अकाउंट जब आप बनाओगे। उसमें जाके आपको जब जितना जो स्पेसिफिकेशन का सर्वर चाहिए, वर्चुअल मशीन चाहिए, जो जो आपको उसमें पोर्ट ओपन करने हैं, आप खुद से कर सकते हो। आप खुद इतने टेक्निकल नहीं हो तो ऑफकोर्स आप अपनी इंटरनल आईटी टीम को अब भी टिकट रेज करते हो, मतलब जो मैंने बोला कि ऐसा आज भी होता है। बट अगेन आईटी टीम फिर फर्दर सर्वर ऑर्डरिंग और इस सब चक्कर में नहीं पड़ती, वो बस अपने कंसोल पे जाएगी, AWS कंसोल पे, और आपके लिए वो वर्चुअल मशीन या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आपको एक सर्वर खड़ा करके आपको दे देगी। तो वो हो गया आपका ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, कि जितनी आपकी डिमांड है उतनी आपको जब जो रिक्वायरमेंट हो, जो आपकी नीड हो, उसके हिसाब से आपको जो सर्वर आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो वो पहला करेक्टरिस्टिक हो गया। अब दूसरा है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। अगेन सिंपल सा यूज़ केस है। अगर मैं अपनी किसी यूज़र को, अपने किसी कंज्यूमर को या इंजीनियर्स को ये कैपेबिलिटी दे रहा हूँ कि वो जब जो चाहे क्रिएट कर ले, मैं उनको ये भी तो कैपेबिलिटी दे सकता हूँ ना कि जहाँ से चाहे वहाँ से क्रिएट कर लें। जैसे अगर वो ऑफिस में नहीं है, अब रिमोट वर्क का कल्चर है, कोविड की वजह से बहुत कॉमन हो गया है, बट पहले भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नया सर्वर चाहिए या नया वर्चुअल मशीन चाहिए तो आपको एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेट लैन पे कनेक्ट पहले होना पड़ेगा, या फिर आपको उस डाटा सेंटर की नेटवर्क पे पहले कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर आप रिक्वेस्ट रेज करोगे, या फिर आप सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाके खुद का वर्चुअल मशीन बना लोगे। आप अपने लैपटॉप से बैठे बैठाए क्यों नहीं कर सकते हो? और उसका ज़्यादा बड़ा यूज़ केस मतलब ऑफिस से ज़्यादा वहाँ दिखता है जहाँ पे डेव इन्वायरमेंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कोई टेस्टिंग करनी है, अब मेरे घर पे तो डाटा सेंटर मैंने लगा नहीं रखा, मैं सर्वर ख़रीदने को ख़रीद भी सकता हूँ 2-3 सेकेंड हैंड, लेकिन उनकी हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मतलब बहुत खर्चा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो पब्लिक क्लाउड है उनके ऊपर अपना डेव इन्वायरमेंट बना सकता हूँ। बट अगेन मेरे लिए फ़ायदा तो तब है ना जब मैं उसको अपने घर बैठे एक्सेस कर सकूँ। तो वो जो एक करेक्टरिस्टिक है या जो वो एक यूज़ केस है वो कवर होता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस में, क्योंकि जो भी आप क्लाउड रिसोर्सेज बना रहे हो वो आप इंटरनेट से कहीं भी बैठे एक्सेस कर सकते हो। तो एज्योर है, AWS है, GCP है, मतलब ज़्यादा ऑफकोर्स इनका यूज़ केस आता है पब्लिक क्लाउड या हाइब्रिड में, जहाँ पे आप पब्लिक क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हो। लेकिन प्राइवेट में भी आप कर सकते हो, मीन्स अगर आपके प्राइवेट क्लाउड है सेटअप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है,
और उनके ऑन प्रेमाइसेस डाटा सेंटर लगे हुए हैं। बट अगेन ये कैपेबिलिटी आप उन्हें भी दे सकते हो कि वीपीएन के थ्रू वो कनेक्ट कर लें अपने प्राइवेट डाटा सेंटर में जहाँ प्राइवेट क्लाउड रन हो रहा है। अल्टीमेट गोल इज़ कि आप इंटरनेट से सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो, और वो कवर होता है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में, विच इज़ ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। थर्ड आपका आता है रिसोर्स पूलिंग। अब रिसोर्स पूलिंग थोड़ा सा टुवर्ड्स सीएसपी ज़्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज वो एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी क्लाउड सर्विसेज बेच रही है। बट अल्टीमेटली गोल क्या है? गोल है कि आप जो रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब है आपके जो सर्वर हैं, जो डाटा सेंटर जो आपने क्रिएट किया है, उस सर्वर के जो सारे रिसोर्सेज हैं, सीपीयू, रैम, वो आप पूल करके एक एज ए सिंगल पूल अपने कंज्यूमर को सेल कर रहे हो। तो पहले क्या होता था? पहले एक सर्वर स्टैक होता था, उस सर्वर स्टैक पे एक एप्लीकेशन चलती थी, फिर अगर दूसरी एप्लीकेशन आई तो वो दूसरे सर्वर स्टैक पे चलती थी। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या हो गया है कि आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे हो एक सिंगल सर्वर पे, पूल ऑफ रिसोर्सेज है, पूल ऑफ सीपीयू, पूल ऑफ रैम है। तो अगर आपके 10 सर्वर हैं, 10 के 10 सर्वर की जो स्पेसिफिकेशन है आपने कंबाइन करके एक सिंगल क्लाउड लेयर में कन्वर्ट कर दी। अब वो कैसे होती है वो हम डोमेन 3 में पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि डोमेन 1 को डिटेल में फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, सारे जो प्लेटफॉर्म लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। तो वहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊँगा वर्चुअलाइजेशन कैसे वर्क करता है, हाइपरवाइजर क्या होता है। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर 10 सर्वर हैं, 10 सर्वर के सारे सीपीयू, रैम आपने एक साथ कंबाइन कर दिए, और फिर आपने बोल दिया कि जिसको जो लेना है, इस 10 सर्वर में हर एक पे अगर 32 सीपीयू थे, 32 इंटू 10 320। अब आपने बोल दिया कि भाई 320 सीपीयू है मेरे पास। अब मेरे पास 32 सीपीयू वन सर्वर नहीं है, मेरे पास 320 सीपीयूज़ का एक पूल है। किसी को 100 चाहिए, किसी को 120 चाहिए वर्चुअल मशीन को, किसी को 110 चाहिए, जितना चाहिए उतना ले लो, खुली छूट है। बट आप उस पूल को, एज अ सिंगल पूल को आप एंड यूज़र्स को बेच सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके 10 यूज़र हैं और 10 एप्लीकेशंस हैं जो आपके उस सर्वर या रिसोर्स पूल पे चल रही हैं, कोई एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसने क्लेम तो कर लिया 100 सीपीयूज़, बट वो 100 में से बस 50 सीपीयूज़ एट अ टाइम यूज़ कर रही है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं कि 100% सीपीयू यूटिलाइज़ कर ले, फिर तो आपकी एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाएगी। तो हम हमेशा ओवर प्रोविजन करते हैं। अगर मेरी एप्लीकेशन को 50 सीपीयू चाहिए तो मैं 100 मांगता हूँ, ताकि मेरी एप्लीकेशन 50% यूटिलाइजेशन पे चले। अगर मैं 100% यूटिलाइजेशन पे चलाऊँगा तो जो जैसे सर्वर हैंग हो जाता है, एप्लीकेशन भी हैंग हो जाएगी। तो आप सब ओवर प्रोविजन करते हो, और जिसको जितना एट अ टाइम उस टाइम रिसोर्सेज चाहिए उतना वो उस पूल से लेते रहते हैं, रियल टाइम आपका उतना यूज़ होता रहता है। तो वो जो सारा कॉन्सेप्ट है वो कवर होता है रिसोर्स पूलिंग में। और रिसोर्स पूलिंग जो करेक्टरिस्टिक है वो अल्टीमेटली क्लाउड कंप्यूटिंग उसी पे बना है। अगर रिसोर्स पूल आप नहीं कर पाओगे तो आप क्लाउड सोल्यूशन को इस तरह से जितना वाइडली आज की डेट में यूज़ होता है ऐसे यूज़ कर ही नहीं पाओगे। अगर आप 100 के 100 सीपीयू एक एप्लीकेशन को एनी आउट दे ही रहे हो तो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आता ही वहीं पे है जहाँ पे आप 10 या 20 सर्वर एक साथ पूल करके उनके रिसोर्सेज 50 कंज्यूमर्स को बेच रहे हो। सब लोगों ने अपना ओवर प्रोविजनिंग किया हुआ है, सब लोगों की एप्लीकेशन किसी एक मोमेंट पे अगर सबकी एप्लीकेशन 100% हो गई तो आपका सर्वर स्टैक बैठ जाएगा। बट बहुत ही रेयर सिनेरियो होगा कि 50 कस्टमर की वर्चुअल मशीन ओवर प्रोविजन होकर 100% सीपीयू यूज़ करने लगी। तो सेम रैम पे भी होता है, मतलब जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उस पर आप ये रिसोर्स पूल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। बट अल्टीमेटली क्लाउड कंप्यूटिंग तभी आया जब रिसोर्स पूलिंग को हमने अच्छे से मैच्योर कर लिया। तो हाइपरवाइजर या वर्चुअलाइजेशन लेयर जब बनने लगी और जब बिल्ड हो गई, टेस्ट हो गई, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू हुआ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन रिसोर्स पूलिंग। अब यहाँ रिसोर्स पूलिंग की जब बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो एक करेक्टरिस्टिक आता है वो आता है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में क्या है कि इसका भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है रिसोर्सेज से। अगर आपकी एप्लीकेशन है, सपोज़ आपकी एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट या अमेज़न या कोई भी ई कॉमर्स की आपकी वेब एप्लीकेशन है, वो नॉर्मली तो चलती है, लोग जाते हैं और अपना सामान लेते हैं। बट आपने दिवाली सेल लगा दी या आपने क्रिसमस सेल लगा दी, अब क्या होगा कि उन 2-3 दिन भर के यूज़र आएंगे उस एप्लीकेशन पे सामान ख़रीदने के लिए। वो एप्लीकेशन ईजिली क्रैश हो सकती है अगर आपने उसको 50 सीपीयू दिए हैं नॉर्मल यूज़ में और वो 50 के 50 सीपीयू पे चलती रही। तो इलास्टिसिटी में क्या होगा कि आप
ऑटो स्केल कर सकते हो उस एप्लीकेशन को, तो आप इजीली स्केड्यूल कर सकते हो बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन या बेस्ड ऑन इवन टाइमिंग्स एज वेल, कि इस दिन इतने बजे से 3 दिन तक 50 के 100 कर दो, 50 जो CPU दिए हैं उनको 100 यूटिलाइज कर दो, या फिर एक नई एप्लीकेशन इसका रेप्लिका बना दो ताकि जो वर्कलोड है वो शेयर हो जाए दोनों एप्लीकेशन में। तो वो जो इलास्टिसिटी है, वो यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी हेल्प करेगी, तो जो आपके रिसोर्सेज जो बढ़ और घट रहे हैं रियल टाइम में, तो इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट जो है वो अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज से रिलेटेड है, और वो जो यूज़ केस है वो एक मेन करेक्टरिस्टिक है, बाकी 5 तो हैं ही, बट उनमें से एक मेन करेक्टरिस्टिक है इलास्टिसिटी का। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने बोल दी एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से कि भाई कहीं से भी एक्सेस कर लो, कितना भी रिसोर्स ले लो, जब चाहिए जितना ले लो, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए हम बढ़ा के दे देंगे। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ दे रहा है खुशी खुशी, लेकिन पैसा भी तो चाहिए ना उस चीज़ को रन करने के लिए। अब डाटा सेंटर क्लाउड, अब AWS है, एज्योर है, उसने अपना डाटा सेंटर बना रखा है, उनको कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा ना, तभी वो आपको बेस्ट कंज्यूमर सर्विस दे पाएंगे। तो वहाँ पे वो किस चीज़ का पैसा लेंगे, किस यूसेज का वो पैसा लेंगे, वो कवर होता है। जो 5th कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेजर्ड सर्विस। एज ए एंड यूज़र सॉर्ट ऑफ पे एज यू गो मॉडल है, जितना यूज़ किया उतना आप पैसा दे रहे हो। बहुत सही है राइट, कि आप अपने, या तो आप पहले क्या होता था, अपना खुद का सर्वर डाटा सेंटर, हमेशा वो बिजली खा रहा है, पानी तो नहीं खाएगा, बिजली खा रहा है, AC खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, और आपको हमेशा वो सर्वर रन करना है, एप्लीकेशन चल रही है नहीं चल रही, अंडर यूटिलाइज है, जो भी है, बट पैसा तो उसमें लग गया, उसको चला के आपको रखना है, ओन हमेशा करके रखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या हुआ, जब जितना चाहिए उतना आप ले लो। तो मेजर्ड सर्विस है, आपका अगर $15 की आपने यूज़ की, $15 आपका बिल आ जाएगा, $20 की $20 आ जाएगा। एज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जितनी आप जिसको सर्विस दे रहे हैं उतना आपको पैसा मिलता रहेगा, तो आप अपना रेवेन्यू कंट्रोल कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो 5th कॉन्सेप्ट है वो है मेजर्ड सर्विस। जितना आपको रिसोर्स चाहिए उतना आपको मिलेगा, घर बैठे मिलेगा, जब चाहिए तब मिलेगा, उतना आपको पैसा देना होगा। तो वो वाली जो चीज़ है वो कवर होती है 5th जो कैरेक्टरिस्टिक है मेजर्ड सर्विसेज से। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी और मेजर्ड सर्विसेज। 5 कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत जगह यूज़ होती हैं, बहुत जगह पूछा जाता है। इनफैक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पहले तो पूछा जाता था, आजकल तो मैंने जो भी नेक्स्ट इंटरव्यूज़ दिए हैं वो सीनियर लेवल के दिए हैं, तो मुझसे तो ये चीज़ नहीं पूछी, बट अगर आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट करो तो ये पूछा जा सकता है, एटलीस्ट सर्टिफिकेशंस में तो बहुत आता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग की। चलो, अभी तो हमने आज के एपिसोड में, मतलब अगर मैं सिलेबस के हिसाब से देखूं तो अभी 1.1 यानी पहला सब टॉपिक ही कवर किया हमने डोमेन 1 का। बट ठीक है, मतलब बोला ना कि डोमेन 1 बेसिक है, डोमेन 1 में थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे, तो डोमेन 2, 3, 4, 5, 6 उनमें थोड़ा सा हमारे लिए ईजी होगा, जल्दी कवर हम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में बाकी सब टॉपिक्स मैं कवर करूँगा डोमेन 1 के। ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में शुरू की इंट्रोडक्शन ज़्यादा ना लूँ और सीधा हम डोमेन 1 के बाकी सब जितने भी सब टॉपिक्स हैं खींच देंगे। ज़्यादा लंबा मैं इस सीरीज़ को खींचना नहीं चाह रहा, बिकॉज जल्दी जल्दी कवर करना है। बट अगर कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि दोबारा कवर करना चाहिए, या कोई भी टॉपिक जिसमें थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए, वो भी मैं कर सकता हूँ। आप मुझे बस ट्विटर, या आई थिंक ट्विटर पे ही आप रीच कर सकते हो, और तो कोई लिंक मैं देता नहीं हूँ। मेरी वेबसाइट भी है बट वहाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर है ट्विटर पे ही डाल दो, ईजिली रीच हो जाऊँगा। तो आप वहाँ पे मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, और जो भी टॉपिक होगा वो दोबारा रिपीट हो जाएगा। दैट्स इट, मतलब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, एपिसोड 3 में, और डोमेन 1 को कंटिन्यू करते हैं। तब तक अगर आपने CCSP के बारे में इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है और आपके उसको सर्टिफिकेशन को करने का सोच रहे हैं, देन ऑल द बेस्ट। अगर नहीं, अभी भी क्लाउड और क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में जस्ट जनरिक जानना है, तो ऑफ कोर्स यू कैन कंटिन्यू लिसन टू माय पॉडकास्ट। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक। Thank you for listening to Get Certified Together. If you loved our content, then please like and subscribe from your favorite podcast platform so you don't miss the notification for our next episodes and announcements.